Good morning students, this is your social science class. Chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. देखिए पिछली क्लास में आपको जो ये बताया गया था सोशलिज्म यूरोप में समाजवाद कैसे आया। आज आपका है सपोर्ट ऑफ द सोशलिज्म, यानी टॉपिक है आपका सपोर्ट ऑफ द सोशलिज्म। समाजवाद को सपोर्ट करना यानी सहयोग करना। बाय द बिगिनिंग ऑफ 1817 द कंसेप्ट ऑफ द सोशलिज्म हैड स्प्रेड थ्रू द यूरोप। देखिए 1870 में जो ये समाजवाद का जो एक कंसेप्ट था, ये विचारधारा थी, ये पूरे यूरोप में फैल गई थी। समाजवाद की विचारधारा के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इस विचारधारा के लोग मज़दूरों के पक्ष में थे कि जो सरकार होनी चाहिए वो गरीब मज़दूर, खेतीहर, किसान, इनकी होनी चाहिए, इनका प्रमुख रोल होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो ये सोशलिज्म जो था, समाजवाद था, यूरोप में 1817 तक लगभग यूरोप में बहुत सारे देशों में फैल गया था। इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशंस इन देयर एफर्ट्स, अपनी कोशिशों के अनुसार द सोशलिस्ट फॉर्म ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम दिया जिसका नाम था द सेकंड इंटरनेशनल। सेकंड इंटरनेशनल का उन्होंने इसको नाम दिया था। यानी समाजवाद की जो विचारधारा थी वो बहुत तीव्र गति से फैली। वर्कर्स यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड जर्मन, जो वर्कर्स की यूनियन थी वो इंग्लैंड और जर्मन में बनी। द वर्कर्स ऑफ इंग्लैंड एंड जर्मन फॉर्म यूनियन इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म इन देयर लाइफ। उन्होंने अपनी यूनियंस बनाई और उन यूनियंस में ये कि कैसे जीवन में सुधार किया जाए, उनका जो आर्थिक जीवन है उसमें किस तरह से सुधार किया जाए। देखिए अगला पॉइंट है आपका द वर्कर्स यूनियन यूनियंस ऑफ इंग्लैंड एंड जर्मनी, ऑफ इंग्लैंड एंड जर्मनी। इंग्लैंड और जर्मनी में वर्कर्स यूनियन बनाई गई। उनका जो मेन मोटिव था, इन जो ये वर्कर्स थे, काम करने वाले थे, इनके जीवन में सुधार करना था। वर्किंग कंडीशन जो थी उसमें भी सुधार लाना था। ऑर्गेनाइजेशन जो था, ये संस्था थी, क्रिएटेड फंड्स, इन्होंने फंड्स क्रिएट किए जो हेल्प करने के लिए जो मेंबर्स थे उस समय इस यूनियन के, उनके लिए उन्होंने आर्थिक रूप से सहायता भी की। और दे स्टार्टेड डिमांडिंग, और उन्होंने एक मांग रखनी शुरू कर दी कि जो वर्किंग आवर्स है एंड ए राइट टू वोट, यानी वर्किंग आवर्स को घटाया जाए और राइट टू वोट देने का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। देखिए पहले क्या था, जो मज़दूर किसान जो इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। दूसरा, जो काम करने के जो घंटे थे वो अधिक थे, यानी कि 14-14, 15-15 घंटे काम लिया जाता था मज़दूरों से। तो उनकी ये डिमांड थी कि जो वर्किंग आवर्स है उन्हें कम किया जाए ताकि उन्हें जो मज़दूर किसान हैं उन्हें भी थोड़ा आराम मिल सके। एक राइट टू वोट का अधिकार की वो डिमांड कर रहे थे कि सभी को किसका अधिकार मिलना चाहिए। उनकी देखो दो डिमांड थी। एक तो क्या थी, जो वर्किंग आवर्स है उन्हें लेस किया जाए, वर्किंग आवर्स शुड बी लेस होने चाहिए। दूसरा क्या थी उनकी डिमांड, एक तो ये डिमांड, दूसरी थी राइट टू वोट, यानी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। यानी उनके पास कौन सा अधिकार होना चाहिए, राइट टू वोट का अधिकार होना चाहिए। These bodies had close relationship with the Social Democratic Party
और ड्यूरिंग 1905 में सोशलिस्ट ब्रिटेन द ट्रेड यूनियन एक्टिवेट एंड लेस सेटअप ए सेपरेट पार्टी। फिर ये बाद में वहाँ पे एक लेबर पार्टी भी बनी, उन्होंने भी वो काफ़ी काम किया इनके लिए। और यहाँ तक इसमें इतना ही दिया है। इसके बाद रशियन रेवोल्यूशन के बारे में है। रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति, रूसी क्रांति के विषय में बताया गया है कि कैसे रूसी क्रांति स्टार्ट हुई थी। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द अबव डिस्कशन, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सोशलिस्ट, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिन्हें हम जिसे चुन के भेजते हैं, प्रतिनिधि जो होते हैं सोशलिस्ट के समाजवाद के वर विनिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीत लिया था। यानी कि जो पार्लियामेंट में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो समाजवादी के प्रतिनिधि थे उन प्रतिनिधियों ने इलेक्शन जीत लिया था। दे वर प्लेइंग और एन इफेक्टिव रोल इन लेजिस्लेटिव फंक्शन, और विधायिका में उनका एक महत्वपूर्ण रोल हो गया था। यानी कि जो समाजवाद के जो लोग थे, जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने इलेक्शन वगैरह भी हुआ, उसमें उनके जो प्रतिनिधि थे वो चुने गए, रिप्रेजेंटेटिव चुने गए। बट टिल 1914 द सोशलिस्ट कुड नॉट फॉर्म देयर ओवन गवर्नमेंट एनीवेयर, लेकिन 1914 तक जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, वो अपनी सरकार नहीं बना पाए यूरोप में। टिल नाउ ओनली द कंजर्वेटिव्स, अभी तक केवल जो रूढ़िवादी थे, लिबरल उदारवादी एंड द रेडिकल्स थे, हैड मेजर रोल इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट। देखो किसका मेजर रोल था गवर्नमेंट में, सरकार में, उसका एक तो लिबरल, कंजर्वेटिव्स जो रूढ़िवादी थे उनका, और रेडिकल्स, इनका ही प्रमुख रोल था किसमें, ये गवर्नमेंट में। तो सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी उस समय तक। द मोस्ट बैकवर्ड A favorable time for the socialist came when Russia, the most backward country of all industry countries, had its first socialist government in 1970। जब सबसे बढ़िया समय कब आया सोशलिस्ट का, जब इंडस्ट्री वहाँ की बहुत डाउन होनी शुरू हो गई, वहाँ के उद्योग धंधों पर जब प्रभाव पड़ना शुरू हुआ, तो सोशलिस्ट को मौका मिला और उन्होंने वहाँ पर 1917 में अपनी सरकार बनाई। आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन, अक्टूबर में वहाँ एक क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति हुई थी अक्टूबर में। उसके बाद वहाँ पर सरकार जो बनी वो किसकी बनी, सोशलिस्ट की बनी। सोशलिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम केम टू पावर इन द वर्ल्ड, सोशलिस्ट जो थे, वो समाजवादी जो थे, वो पहली बार विश्व में एक शक्ति के रूप में उभरे थे। यानी समाजवादी जो थे उनका अब रूस में शासन स्थापित हो गया था। द रशियन एम्पायर 1914, अगला टॉपिक है रशियन एम्पायर। देखिए रूसी साम्राज्य, देखिए अगला ये है आपका रूस रशियन एम्पायर 1914, टॉपिक है आपका द रशियन देखिए रूसी साम्राज्य जो हुआ था वो 1914 में, यानी 1917 में क्रांति हुई थी और रशियन साम्राज्य के बारे में बताया है। इन 1914 रशिया एंड द रशियन एम्पायर वाज अंडर द रूल ऑफ निकोलस। देखिए उस समय वहाँ पर जो शासन था वो जार निकोलस का शासन था। निकोलस वहाँ का साम्राज्य का वो था। और बिसाइड द एडजॉइनिंग टेरिटरी ऑफ मॉस्को द रशियन एम्पायर इंक्लूड द टूडेज फिनलैंड। उस समय उनके जो साम्राज्य में कौन कौन से राज्य थे, देखिए ये फिनलैंड, लेटिवा, लिथुनिया, इस्टोनिया, सम पार्ट्स ऑफ पोलैंड के भी कुछ हिस्से थे, यूक्रेन, बेलारूस, रशियन एम्पायर। और जो रशियन का जो साम्राज्य वो फैला हुआ था लगभग पैसिफिक
ओशियन से लेकर दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके अलावा आज का जो सेंट्रल एशिया स्टेट है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान वर अंडर द रूल ऑफ रशियन एम्पायर। यानी यहाँ कहने का मतलब है रूसी साम्राज्य जो था वो बहुत बड़ी, बहुत दूर तक फैला हुआ था। देखिए रूस जो है 1991 के बाद रूस का बंटवारा हुआ था, रूस में बहुत टुकड़े हुए, उसमें लगभग 11 या 13 देश के आसपास उसमें से अलग हो गए। उसके बाद भी उसका जो आज भी पूरे संसार में उसका जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है, उसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है, और एक वो महाशक्तिशाली के रूप में भी पूरे वर्ल्ड में उसका एक वर्चस्व है। उसके बाद फॉलोअर्स ऑफ रशियन ऑर्थोडॉक्स, जो रूस के जो पुराने रूढ़िवादी विचारधारा थे, क्रिश्चियनिटी थे जो वहाँ के, और ऑफसेट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च इन द रसिया फॉर द मेजोरिटी। वहाँ पर अब भी बहुत सारे लोगों का दबदबा था, जिसमें ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी रशियन के जो थे पुराने ऑर्थोडॉक्स थे, ये पुरानी विचारधारा के जो परंपरा के लोग थे, उनका अब भी एक मेजोरिटी थी, उनका एक बहुमत था वहाँ के शासन व्यवस्था में। द एम्पायर कंसिडर्ड ऑफ कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट आल्सो। उस साम्राज्य में उस समय प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम भी थे, बुद्धिस्ट भी थे। इसके बाद है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। उस समय की जो आर्थिक स्थिति और समाज के बारे में देखिए, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। देखिए आर्थिक स्थिति और वहाँ का समाज उस समय किस तरह का था उसके बारे में बताया जा रहा है रूस में। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी ए लार्ज चंक ऑफ द रशियन पीपल वाज एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर। जब शुरुआत 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी, उस समय रूस के अधिकतर जो लोग थे वो किस में इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, खेती बाड़ी में इन्वॉल्व थे। ऑलमोस्ट लगभग 85% जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या जो थी, 85% जनसंख्या जो थी रशियन एम्पायर की, वो किस पे थी? एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थी। यानी 85% वहाँ जो इकोनॉमिक जो आर्थिक स्थिति वो किस पर डिपेंड करती थी? एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर ऑन सब्सिक्यूज इन द कंटेम्प्रेरी यूरोप द अदर कंट्रीज सो ह्यूज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वाज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। फॉर एग्जांपल फ्रांस एंड जर्मनी, बहुत सारे और भी देश थे जो ज़्यादातर कृषि पर निर्भर थे। 40 से 50% पॉपुलेशन फ्रांस और जर्मन की निर्भर थी। एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर इन द रशियन एम्पायर सप्लाइड, और जो किसान थे जो उसके रशियन के, वो बहुत सारी ज़रूरत का जो अनाज वगैरह था वो मार्केट में उपलब्ध कराते थे। उस समय रसिया सबसे ज़्यादा मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, यानी कि अनाज का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर था। यानी अनाज सबसे ज़्यादा रसिया से एक्सपोर्ट किया जाता था दूसरे देशों में, क्योंकि किसान वहाँ की जो सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति किस पे डिपेंड करती थी? एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। उसके बाद देखिए डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कंडीशन ऑफ वर्कर्स। वहाँ की जो इंडस्ट्री थी, उद्योग धंधे जो थे, वहाँ की कंडीशन और जो वर्कर्स थे वहाँ के काम करने वाले, उनकी कंडीशन के बारे में बताया गया। देयर वर ओनली ए फ्यू इंडस्ट्री। उस समय कुछ ही उद्योग ऐसे थे रशियन में एम्पायर में। सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को वर चीप इंडस्ट्री एरिया। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को एक ऐसी जगह है जो प्रमुख जगह थी वहाँ पर उद्योग धंधे की। तो हालांकि दे वर बिग फैक्ट्री, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी थी, और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्लेस इन द वर्कशॉप वगैरह में काम ज़्यादा होता था। कंटेम्प्रेरी रशिया मैनी ऑफ द फैक्ट्री स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1819। बहुत सी फैक्ट्रियों में वहाँ 1890 में काम स्टार्ट हुआ। द रीजन ऑफ इट फास्ट एक्सपेंशन ऑफ द रेल नेटवर्क, और बहुत तेज़ गति से रेल नेटवर्क भी फैला उस समय। एट दिस टाइम द फॉरेन इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्रीज एट ए फास्ट रेट। उस समय उनके देश में जो विदेशी इन्वेस्टमेंट भी हुए, विदेशी जो निवेश बोलते हैं इसे इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी कंपनियों ने भी वहाँ अपना पैसा लगाया। दिस वाज एन आइडियल कंडीशन फॉर द इंडस्ट्री। ये वहाँ की इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात थी। एज ए रिजल्ट द कोल प्रोडक्शन इन रसिया डबल्ड एंड द प्रोडक्शन इफ स्टील इंक्रीज फॉर होल्ड। यानी कि लगभग उस समय वहाँ कोयले का जो प्रोडक्शन था वो रसिया में डबल हो गया था, और स्टील का उत्पादन भी वहाँ बहुत तेज गति से बढ़ा। इन 19 इन सम फील्ड्स
कुछ क्षेत्रों में 19वीं शताब्दी में कुछ क्षेत्र में जो मेंबर्स थे, फिर द मेंबर्स ऑफ द क्राफ्ट्समैन, जो क्राफ्ट्समैन वो होते हैं जो हस्तशिल्प वगैरह का जो काम करते हैं, एंड द फैक्ट्री वर्कर्स बिकेम ऑलमोस्ट इक्वल, लगभग दोनों इक्वल से हो गए थे। मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज वर इन प्राइवेट सेक्टर, ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ जो थी वो प्राइवेट सेक्टर की थी, अधीन थी। द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी जो विभाग था, सुपरवाइज द फैक्ट्री, इन फैक्ट्रीज़ की देखभाल करता था, इंश्योर द फैक्ट्रीज, और ये ध्यान रखता था कि जो वर्कर्स हैं उन्हें अधिक से अधिक मजदूरी मिल सके। देयर वर्किंग आवर्स वर लिमिटेड, उनके काम करने के घंटे फिक्स कर दिए गए थे, भाई इतने घंटे उन्हें काम करना, 8 घंटे या 10 घंटे जो भी उनका टाइम था। दिस सिस्टम वाज इन प्लेस टू चेक एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्कर्स बट द फैक्ट्री इंस्पेक्टर वर अनेबल टू एनफोर्स द, लेकिन जो फैक्ट्री मालिक वगैरह होते थे वो इनको बड़ी मुश्किल से अनेबल थे, असमर्थ थे इनको काम करने में। द यूनिट ऑफ द क्राफ्ट्समैन एंड वर्किंग शिफ्ट इन द वर्कशिप स्ट्रेट टू लॉन्ग, फिर भी वे उनसे 15-15 घंटे काम ले लेते थे। बिसाइड इट, इसके अलावा वर्कर्स इन द फैक्ट्रीज वर्क, और जो फैक्ट्री में काम करते थे 10 से 12 घंटे काम होता था। एक स्पेशल अरेंजमेंट, उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया था। और द वर्कर टू स्टे इन रूम्स एज वेल एज डोरीमेट्रीज, और जो मज़दूर वहाँ काम करते थे वही मज़दूर वहीं पे रहते भी थे, वहीं फैक्ट्री में घर जाने का अधिकार नहीं था, उनके लिए एक बड़ा सा हॉल बना रखा था, उसी में रहने की जगह बना रखी थी। आप इसको ना पेज नंबर इसमें देख सकते हैं, आप पेज नंबर 25 पे देख सकते हैं। मज़दूरों के लिए बड़ी सा एक हॉल में बना रखा था रहने के लिए, और वहीं सोते थे और वो घर नहीं जाते थे, वहीं 12-15 घंटे काम करने के बाद कुछ घंटे उन्हें आराम करने के लिए वहीं मिलते थे। उन्हें डोरीमेट्री बोला जाता था। जिस जगह पे वो रहते थे उस जगह क्या बोला जाता, डोरीमेट्री बोला जाता था। क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्कर्स को किस तरह से बांटा हुआ था? रशिया वर्कर्स वर क्लासिफाइड, दो कैटेगरी में बांटा हुआ था। मैनी ऑफ द वर्कर्स, कुछ वर्कर्स तो ऐसे थे हेड सेटल इन सिटीज़ परमानेंटली, कुछ वर्कर्स तो ऐसे थे काम करने वाले जो परमानेंटली शहरों में रह रहे थे। बट द अदर वर्कर, जो अन्य काम करने वाले थे, कंटिन्यू देयर डीप अटैचमेंट विद विलेज, उनका अपने गांव से गहरा लगाव था, जुड़े हुए थे। देयर वाज ए ग्रेट डिफरेंस अमंग द वर्कर्स ऑन द बेसिक ऑफ एफिशिएंसी एंड स्किल, और उनकी जो स्किल थी, उनकी निपुणता थी, उसमें भी काफ़ी अंतर था। दिस डिफरेंस कैन वेल बी अंडरस्टूड बाय रिकॉलिंग द स्टेटमेंट ऑफ मैटर वर्कर्स हु सेड द मैटर वर्कर्स कंसिडर देम स्लेव सुपरवाइजर, जो मैटर वर्कर्स होते थे उन्हें सुपरवाइजर्स कहा जाता था। दे नीड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल फॉर देयर जॉब्स, उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और स्किल अपनी जॉब में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, स्किल की और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती थी। इन 1914 में क्या हुआ था? नंबर ऑफ फैक्ट्रीज वर्कर वाज 31%, जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे वो 31% थे। बट दे गोट लेस वेजेस टू कंपेरिजन टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स, लेकिन उन्हें बहुत जगह बहुत ही कम मजदूरी मिलती थी। इस प्रकार बिटवीन हाफ टू 3/4, 3 से चौथाई कम तक उन्हें जो वेजिस मिलते थे, यानी कि उन्हें मजदूरी मिलती थी। इसके बाद है कंडीशन ऑफ फार्मर्स। कंडीशन ऑफ फार्मर्स, किसानों की स्थिति उस समय कैसी थी? किसानों की स्थिति ऑन द मेजर पार्ट ऑफ द विलेजेस, बहुत बड़े हिस्से में, गांव के बहुत बड़े हिस्से में जो किसान थे वो क्या करते, खेती बाड़ी करते थे। द लार्ज प्रॉपर्टी वर इन द ओनरशिप ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स, जो उनकी बहुत बड़ी संख्या में जो उस समय सामंतवादी लोग थे, रॉयल फैमिली के लोग थे, ऑर्थोडॉक्स थे, चर्च, ये इनके पास बहुत अधिक संपत्ति होती थी। और फार्मर जो होते थे वर आल्सो, वर्कर और फार्मर को अलग अलग भागों में बांट रखा था। दे वर वेरी रिलीजियस माइंडेड, वे बहुत धार्मिक किस्म के लोग होते थे। मोस्ट फार्मर डिड नॉट पे रेस्पेक्ट टू द फ्यूडल लॉर्ड्स, कुछ किसान ऐसे भी थे जो सामंतवादी जो लोग थे और जो जागीरदार लोग थे बड़े, उन्हें रेस्पेक्ट नहीं देते थे। द पावर एंड द प्रेस्टीज अवेलेबल टू द नोबल्स, जो पावर शक्ति थी, प्रेस्टीज थी, वो उन्हीं लोगों के पास थी। एरिस्टोक्रेट वाज नॉट ड्यू टू देयर पॉपुलरिटी ऑफ एबिलिटी, दिस दे एंजॉय ड्यू टू देयर एलिगरीज ऑफ द जार, यानी जार की उसमें वो पूरा मौज मस्ती कर रहे थे। कंडीशन ऑफ द रशियन फार्मर जो थी वो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फ्रेंच फार्मर, फ्रांसीसी किसानों से उनकी कंडीशन जो थी रशियन
फार्मर की वो अलग थी। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ द रेवोल्यूशन, क्रांति के समय जो फार्मर थे ब्रिटेन एसोसिएशन रेस्पेक्टेड नोबल ग्रेटी, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी। दे आल्सो फोर्ट वाज इन द डिफेंस ऑफ द नोबल्स। इन कंट्रास्ट रशियन फार्मर डिमांड दैट द लैंड्स ऑफ द नोबल्स शुड बी स्नैच्ड। और जो रशियन किसान थे उनकी डिमांड थी जो ये बड़े बड़े लोग हैं इनसे ज़मीन छीन लेनी चाहिए और किसे दे देनी चाहिए, किसानों को देनी चाहिए। द फार्मर ऑफ रशियन वुड नॉट पे रेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो किसान थे रसिया के वो रेंट भी नहीं देते थे, कई बार किराया। एट मैनी प्लेसेस द नोबल्स वर मर्डर्ड। और बहुत सी जगह पर जो जमींदार लोग थे उनको मार भी दिया गया था उन किसानों के द्वारा। इन द साउथ रसिया ए लार्ज नंबर ऑफ सच हैपनिंग। ये सबसे ज़्यादा घटनाएं कहाँ हुई? साउथ एशिया में हुई सबसे ज़्यादा घटना। कब? 1902 के आसपास। द सिचुएशन बिकेम अलार्मिंग। जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा भयानक हो गई थी, चेतावनीपूर्ण हो गई थी। वैन सच इवेंट्स, इस तरह की जब घटनाएं घटती थी, हैपनिंग फ्रेक्वेंटली अराउंड 1905 तक साउथ एशिया में ये घटनाएं बहुत तीव्र गति से घटी। द रशियन फार्मर्स डिफर्ड फ्रॉम द अदर फार्मर्स ऑफ द यूरोप ऑन दिस काउंट। और रशियन किसान वे अलग तरह के किसान थे और यूरोपीय देशों की अपेक्षा वे किसान जो थे उनकी स्थिति जो थी वो अलग तरह की थी। दे गेव अवे देयर टोटल लैंड टू देयर कम्यून। उन्होंने अपनी अधिकतर ज़मीन जो दे दी गई थी उनके समुदाय को दे दी गई थी। इन टर्न द कम्यून वुड डिस्ट्रीब्यूट दिस लैंड। और जो वे लोग थे वे उनके परिवारों में उन ज़मीनों को उनकी ज़रूरत के अनुसार बांट दिया गया था। कहाँ पर? यानी किसानों की स्थिति कुल मिला के ठीक थी। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है सोशलिज्म इन यूरोप, ये रसिया। इसके देखिए सोशलिज्म इन रसिया। यानी रूस में समाजवाद। रूस में समाजवाद देखिए बिफोर 1914 ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वर इलीगल। 1914 से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी रूस में वो सब की सब गैर कानूनी मानी जाती थी। द सोशलिस्ट हु हैड फेथ इन, जो समाजवादी जिनका मार्क्स में विश्वास था, द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी 1898। तो उन्होंने कौन सी एक पार्टी बनाई मार्क्स के जो समर्थन में? रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बनाई गई 1898 बिकॉज द पार्टी वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन इस पार्टी को मान्यता नहीं दी गई सरकार के द्वारा। द पार्टी हैड टू फंक्शन एज इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। जो पार्टी के कोई भी अगर काम होते थे उसको क्या माना जाता था? इलीगल माना जाता था, गैर कानूनी माना जाता था। इन स्पाइट ऑफ ऑल दस द पार्टी ऑर्गेनाइज स्ट्राइक एंड लाइक एक्टिविटी। इसके उस संदर्भ में जब पार्टी को कोई मान्यता नहीं मिली तो उन्होंने पार्टी ने क्या करना शुरू कर दिया? अपना एक ग्रुप बनाया और उन्हें अदर एक्टिविटीज शुरू कर दी, स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय दिस पार्टी, और इस पार्टी के द्वारा न्यूज़पेपर भी छपवाए गए। दिस एंड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन यूनाइटिंग वर्कर्स। और वर्कर्स की एकता के लिए, उनको एकता के सूत्र में बांधने के लिए इस पार्टी ने बहुत कार्य करने शुरू कर दिए। व्यू पॉइंट ऑफ रशियन सोशलिस्ट, जो वहाँ के समाजवादी थे उनका क्या दृष्टिकोण था? वे क्या, एक मिनट, क्या ये कितना रह गया है? देखिए जो ग्रुप ऑफ रशियन सोशलिस्ट थॉट, जो ग्रुप ऑफ जो रशियन सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, उनका विचार था दैट द वे द रशियन फार्मर डिस्ट्रीब्यूट, रशियन किसानों को ज़मीन दे देनी चाहिए उनके देयर कम्यून शोज दैट दे वर रियली सोशलिस्ट इन देयर अप्रोच एंड मेंटलिटी, क्योंकि वास्तविक रूप से वो ही इसके हकदार बनते हैं, समाजवादी है। ऑन दिस बेसिक, इस आधार पे दिस ग्रुप ऑफ द सोशलिस्ट कंक्लूड दैट, इस आधार पर उन्होंने जो समाजवादी ने एक निष्कर्ष निकाला दैट द फार्मर्स एंड नॉट द वर्कर्स वुड बी द रियल सोर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रेवोल्यूशन,
नोट द ऑन दिस बेसिक दिस ग्रुप ऑफ द सोशलिस्ट, जो समाजवादी ने एक निष्कर्ष पे पहुँचे दैट द फार्मर्स, जो किसान हैं, एंड नोट द वर्कर्स, ना केवल वो वर्कर्स नहीं है, वुड बी द रियल सोर्स, वो वर्कर्स नहीं है कि काम, बल्कि वो क्या है, एक शक्ति का एक स्रोत है, यानी क्रांति का स्रोत है। द फार्मर्स वुड लीड द रेवोल्यूशन, किसान ही इस क्रांति को लीड करेंगे, इसकी अगुवाई करेंगे, इसे आगे लेकर जाएंगे। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में रसिया वुड बी द फर्स्ट सोशलिस्ट कंट्री इन कंपेरिजन टू द कंट्री, इस स्थिति में रसिया जो होगा वो पहला ऐसा देश, समाजवादी देश होगा जो अन्य कंट्री में ऐसा नहीं होगा। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के बाद द सोशलिस्ट बिकेम वेरी एक्टिव, जो समाजवादी थे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, बिकेम वेरी एक्टिव इन द रूरल एरियाज़, रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। 19 में दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, और 19वीं शताब्दी में उन्होंने एक क्रांतिकारी पार्टी बनाई। दिस पार्टी स्टार्टेड इट्स स्ट्रगल फॉर द राइट ऑफ द फार्मर, इस पार्टी ने संघर्ष किया, किसके लिए संघर्ष किया, किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। दे डिमांडेड दैट द लैंड्स ऑक्यूपाइड बाय द लैंडलॉर्ड बाय ट्रांसफर टू द फार्मर एट वंस, और उनकी डिमांड थी कि जो ज़मीन लैंडलॉर्ड वगैरह ने उनसे ले ली है वो ज़मीन वापस उन्हें की जाए। जो किसानों से ज़मीन ले ली थी, लैंडलॉर्ड थे वहाँ के, जो ज़मींदार थे, उनसे वो ज़मीन वापस लेकर किसे दी जाए, वापस किसानों को दी जानी चाहिए। देखिए इसके बाद डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग द रशियन सोशलिस्ट, जो कुछ उनके बीच में अंतर आया, कुछ थोड़ा सा विचारों में डिफरेंस आया, रशियन जो सोशलिस्ट थे समाजवादी, उसके बारे में बताया है। ऑल द सोशलिस्ट डिड नॉट हैव सिमिलर, सभी जो समाजवादी थे सबकी एक राय नहीं थी किसानों के बारे में। व्लादिमीर लेनिन का सोचना था कि दैट द फार्मर वर नॉट यूनाइटेड, कि किसान जो है वो संगठित नहीं है, एक नहीं है। दे वर डिवाइडेड, उन्हें अलग अलग लेवल में बांटा गया है। सम फार्मर्स वर रिच, कुछ किसान तो ऐसे जो अमीर हैं, एंड सम पुअर, और कुछ गरीब है। सम वर्कर एज लेबर, कुछ वर्कर जो है वो मजदूर है, जबकि कुछ कैपिटलिज्म हु एम्प्लॉयड वर्कर टू वर्क इन देयर फार्म, और कुछ पूंजीवादियों ने अपने खेतों में काम के लिए रख रखा है। इन सच सिचुएशन, इस प्रकार की सिचुएशन में दे कुड नॉट बी पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट, इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की स्थिति में वो समाजवाद का हिस्सा नहीं हो सकते। द सोशलिस्ट डिड नॉट एग्री ऑन द स्ट्रेटजी ऑफ द पार्टी, जो समाजवादी जो थे वो इस तरह की पार्टी की स्ट्रेटजी के वो पक्ष में नहीं थे। द लीडर ऑफ द बोल्शेविक व्लादिमीर लेनिन थॉट, उनके जो विचार थे दैट इन रशिया लाइक कंट्री रूल्ड बाय ए रिप्रेसिव जार द पार्टी मस्ट बी वेरी डिसिप्लिन, जो पार्टी थी वो पूरी तरह से वैसे पूरी डिसिप्लिन थी। द पार्टी मस्ट हैव फुल कंट्रोल ओवर द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर, जो पार्टी थी उसमें फुल कंट्रोल था, उसके जो मेंबर्स थे और वहाँ के जो मेंबर्स की क्वालिटी के आधार पर उनका पूरा जोर था उस पार्टी पर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर मेंशविक का जो विचार था दैट द मेंबरशिप ऑफ पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, उनका विचार था कि जो पार्टी में जो समाजवाद की जो पार्टी बनाई गई है उस पार्टी में सभी मेंबर्स को खुले रूप से आने का अधिकार है और सबको इसमें सम्मिलित होने का हक है। तो जो ये सोशलिस्ट थे इनके अंदर भी भिन्नता पाई गई, यानी कि इनके अंदर जो नेता थे उनके विचारों में भी डिफरेंसेस मिले। देखिए ये यहाँ तक आपका हो गया, इसके बाद ये थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स और रह गए, नेक्स्ट क्लासेस में इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। एक उसके बाद आपका चलेगा ये टर्ब्यूलेंट टाइम, उथल पुथल का समय। 1905 में जो रेवोल्यूशन हुई थी वो उस समय का इसमें वर्णन किया गया है, बताया गया है कि 1905 में जो समय था वो एक उथल पुथल का समय था। तो ये जो पॉइंट है आपको नेक्स्ट क्लास में इसको कराया जाएगा यहाँ से। तो नेक्स्ट क्लासेस में ये आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।